आज आपके सामने है बीटा पब्लिकेशन बुक के वर्कबुक सॉल्यूशंस और चैप्टर है हमारे सामने अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। पोएम पहले ही अपलोड हो चुकी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अब चैप्टर को। फर्स्ट है यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द पोएम बिगिन विद द मॉर्निंग बिगिन कि पोएम की शुरुआत सुबह की शुरुआत किस तरीके से हुई है। आंसर इज ब्यूटीफुल एंड वार्म। यहाँ पर सुबह को ब्यूटीफुल और वार्म बताया गया था। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड ही वंडर्ड व्हेन ही सो द ओल्ड स्टोन लालटेन लाइट अप। जब ऑथर ने उस पुरानी स्टोन से बनी लालटेन को चमकते हुए देखा तो उसे क्या लगा कि ये क्या है। आंसर इज वेदर इट वॉज हिट बाई मैग्नीशियम फ्लेयर सीन ड्यूरिंग द वॉर कि ये शायद मैग्नीशियम फ्लेयर्स जो युद्ध के दौरान छोड़ी जाती हैं उनकी रोशनी से चमक रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज वियर्ड अराउंड द नरेटर आफ्टर द फ्लैश कि उस फ्लैश के बाद उस चमक के बाद ऑथर ने ऐसा क्या अजीब देखा। आंसर इज हिज क्लॉथ हैड वेनिश उसके कपड़े जो थे वो गायब हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पोइट ड्रोअर एंड अंडर शर्ट डिसअपियर कि जो पोइट है उसके ये कपड़े गायब क्यों हो गए थे। आंसर इज दे गोट बर्न क्योंकि वो जल चुके थे। क्वेश्चन 5, व्हाट स्केयर्ड द डॉक्टर व्हेन ही फेल्ट ब्लड गस्ट आउट कि जब डॉक्टर के शरीर से खून निकला तो उसे क्या डर लगा। आंसर इज द ब्लड वाज फ्रॉम द जुगुलर वेन कि उसे लगा कि शायद खून उसकी नस के फटने से निकला है, नसों में से निकला है। व्हाट डिड द नरेटर से कंसोलिंग हिज वाइफ अपनी पत्नी को कंसोल करते हुए यानी सहानुभूति देते हुए उसने क्या कहा। आंसर इज दे विल बी फाइन कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पीपल वेयर वॉकिंग नेक ऑन द रोड बिकॉज कि जो लोग हैं वो नग्न हालातों में रास्ते में चल रहे थे क्योंकि। आंसर इज देयर क्लोथ्स गोट बर्न क्योंकि उनके कपड़े जल चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द पोइट वंडर व्हेन ही सो अ वुमन एंड चाइल्ड बोथ नेक जब पोइट ने वुमन और चिल्ड्रन को दोनों को नेक्ड देखा तो उसने क्या सोचा, उसे क्या लगा। आंसर इज वेदर दे हैड कम आउट स्ट्रेट आफ्टर अ बाथ कि क्या वो सीधे नहाकर बाहर निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वर पीपल वॉकिंग विथ आर्म स्ट्रेच आउट कि लोग अपने हाथों को फैलाकर रास्ते पर क्यों चल रहे थे। बिकॉज ऑफ द पेन व्हेन दे गेट बर्न वाउंड रब्ड अगेंस्ट ईच अदर अगर उनके जख्म आपस में शरीर से रगड़ते तो उन जख्मों से लोगों को दर्द महसूस होता इसलिए वो अपने हाथों को फैलाकर चल रहे थे। क्वेश्चन 10, वाई वर ऑल द पीपल स्पीचलेस लोग बोल क्यों नहीं रहे थे। आंसर इज बिकॉज दे ऑल वेयर शॉक्ड क्योंकि सभी शोक में हैरान में थे, खौफ था लोगों में। 11th, द पोएम डिपिक्ट्स कि पोएम किस बारे में है। आफ्टर मैथ ऑफ वॉर कि युद्ध के परिणाम कितने नुकसान है ये सब। 12th, डिस्ट्रक्शन बाय बॉम्ब सिग्निफाइज। आंसर इज ह्यूमैनिटी डिप्राइव ऑफ इट्स ह्यूमन नेचर कि मानवता ने अपने मानव वाली जो नेचर है उसको खो दिया है। 13th, अपॉन सीइंग द फायर स्प्रिंग अप फ्रॉम द डस्ट वाज ड्रोन ऑन द डॉक्टर। आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव ऑप्शन मतलब यहाँ पर जितने भी 13th में आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे उन सभी पर वो सभी आंसर सही है इसलिए 4th आंसर ऑल ऑफ द अबाव पर आपको टिक लगाना है। 14th क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन सफल इन अ ब्लैंक परेड मीन्स। आंसर इज वॉल्क involuntarily as if in a ट्रेन्स। अब आते हैं पैसेज नंबर 1 पर। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और फिर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द मॉर्निंग डिस्क्राइब इन द एक्सट्रैक्ट एंड इन व्हाट मूड वाज द नरेटर कि यहाँ पर सुबह को किस रूप में दर्शाया गया है और नरेटर का मूड कैसा है। आंसर इज द मॉर्निंग इज डिस्क्राइब एज calm, beautiful and warm. The narrator was in relaxed and peaceful mood as suggested by him, sprawling half clad and gazed out कि सुबह बड़ी ही शांत, सुंदर और वार्म है। नरेटर बड़े ही रिलैक्स है, आरामदायक मतलब उसे आरामदायक महसूस हो रहा है, खुश है, खुशी वाला मतलब खुश मूड है उसका और वो आधे कपड़े पहने हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए बाहर आ रहा है।
व्हाट स्टार्टर्ड द नरेटर, नरेटर को किसने नरेटर मतलब किस चीज़ से घबराया, किसने की वजह से नरेटर घबरा गया था। व्हाट डिड ही थिंक ऑफ इट, उसने इस बारे में क्या सोचा। आंसर इज द नरेटर was startled by two strong flashes of light. Initially he wondered if they were magnesium flare which are often seen during war times. नरेटर को दो रोशनियों की वजह से मतलब घबरा गया, दो रोशनियों ने डरा दिया, और शायद नरेटर ने सोचा कि ये शायद मैग्नीशियम फ्लेयर्स है, मैग्नीशियम की चमक हैं जो युद्ध के दौरान देखी जाती हैं। What was the impact of the explosion on the place and the people? यानी विस्फोट का क्या असर हुआ जगह पर और लोगों पर। आंसर इज द रूफ एंड द वॉल ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स, टिम्बर एंड डेब्रिस आर scattered all around, and they were dusting rise up from the pile. The doctor found himself thrown in the garden and the drawers and undershirt he had been wearing were burned off. कहने का मतलब है कि विस्फोट के बाद जो छत और दीवारें थी वो ढह चुकी थी, हर तरफ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ था, धूल मलबे के ढेर से उठकर उड़ रही थी, मतलब धूल उड़ रही थी चारों तरफ। डॉक्टर ने अपने आप को बगीचे में गिरा हुआ पाया दूर घर से, और साथ ही उसके जो कपड़े हैं वो भी जलने की वजह से गायब हो चुके थे उसके शरीर से। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिड द नरेटर पर्सनली सफ़र इन दिस एक्सप्लोजन, इस विस्फोट में नरेटर को कितना नुकसान हुआ। आंसर इज द नरेटर पर्सनली सफर्ड सिग्निफाइज इंजरीज इन द एक्सप्लोजन, दे एक्सपीरियंस अ मैंगल्ड थाइड विद अ protruding splinter bleeding from the right side, a torn cheek and dislodged a piece of glass. Additionally, the narrator's drawer and undershirt disappear. मतलब बताया गया कि क्या क्या हुआ, उनकी जो थाई थी यानी पैर की जो थाई है उसमें एक स्प्लिंटर यानी एक लकड़ी का टुकड़ा घुस चुका था, उसके राइट साइड से गले के राइट साइड से खून बह रहा था, और शायद एक कांच का टुकड़ा भी उनके अंदर घुस गया था, साथ ही उनके कपड़े भी जल चुके थे, गायब हो चुके थे। क्वेश्चन 5, गिव द मीनिंग ऑफ द मॉर्निंग स्ट्रेच काम ब्यूटीफुल एंड वार्म। आंसर है इसका दिस मीन्स द मॉर्निंग वॉज पीसफुल, विजुअली प्लीजिंग एंड हैड अ वार्म टेम्परेचर। क्वेश्चन बी, अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश देन अनदर स्टार्टल्ड मी। आंसर इज टू consecutive स्ट्रॉन्ग फ्लैशेस वन आफ्टर another made the narrator surprise. एक के बाद एक रोशनी ने नरेटर को हैरान कर दिया था। पैसेज नंबर 2, द arteries in my neck scare for my life. Question 1, what made the blood gush out and what was the narrator panic stricken? कि किस वजह से जो ब्लड है बाहर निकला और नरेटर घबरा क्यों गया। Injury due to the strong flash made the blood gush out from the arteries of the neck. मतलब कि वो जख्म जो नरेटर के गले से हुआ था, गले में लगा था, उनकी गले में जो नसें हैं उनसे जो खून बह रहा था उसी से खून बाहर निकल कर आया था उनके शरीर से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट शोन दैट याकोसेन वाज बैडली इंजर्ड। किस एक्सट्रैक्ट से आपको ये पता चलता है कि याकोसेन यानी उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा जख्मी थी। Yakosen emerged from the narrator as pale, holding her elbow blood-stained. Can be seen on her. She was frightened. She was equally injured as her husband in the given situation and war and agony. मतलब कहने का मतलब है कि याकोसेन नरेटर के पास जब आई तो वो पेल यानी फीकी पड़ चुकी थी, मतलब शरीर पीला पड़ा हुआ था, उसने अपने एल्बो को पकड़ रखा था, खून बह रहा था उसके हाथों से और वो घबराई हुई लग रही थी, वो अपने पति से ज़्यादा जख्मी लग रही थी। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द नरेटर टेल हिज वाइफ कंसोलिंग हर, व्हाट डज इट से अबाउट द नरेटर। नरेटर ने अपनी वाइफ को कंसोल करते हुए यानी सहानुभूति देते हुए, मतलब उसका डर कम करते हुए क्या कहा, और इससे नरेटर के बारे में क्या पता चलता है। द नरेटर इज एन अटेम्प्ट टू कंसोल हिज वाइफ याकोसेन, अश्योर हर दैट दे वुड बी फाइन। दिस शो द नरेटर्स कंसर्न फॉर हिज वाइफ एंड हिज अटेम्प्ट टू स्टे स्ट्रॉन्ग होपफुल डिस्पाइट द डायर सर्कमस्टेंसेस। यहाँ से हमें पता चलता है कि नरेटर अपनी वाइफ याकोसेन को सहानुभूति देते हुए कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि नरेटर अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उसे
मतलब ये ऐसी हालातों में वो दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि उम्मीद देकर उसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट दे फाउंड ऑन द स्ट्रीट, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नरेटर आफ्टर फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट। ये उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ जो उन्हें स्ट्रीट पर रास्ते में मिली, और उस चीज़ को देखने के बाद नरेटर का क्या रिएक्शन था। आंसर इज दे फाउंड अ ह्यूमन हेड ऑन द स्ट्रीट, ही गेस्प्ड इन शॉक्ड, ही देन apologized but realized that the person was dead, then he felt afraid। कि उन्हें एक इंसान का सिर सड़क पर मिला जिसे वो टकराए, जिसे देख नरेटर की सांस फूल पड़ी। फिर उसने माफ़ी मांगी उस सिर से, पर जैसे उसने ध्यान से देखा कि उसे पता चला कि ये जो इंसान जिससे वो माफ़ी मांग रहा है वो डेड है, मतलब मर चुका है, तो उसे घबराहट महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 5, बाय गिविंग टू एग्जाम्पल स्टेट हाउ एन एटमोसफियर ऑफ फियर वॉज क्रिएटेड बाय द एक्सप्लोजन इन द माइंड ऑफ द नरेटर एंड हिज वाइफ। Answer is everything around them had collapsed, only timber and debris are left over, but very bleeding and their condition are horrified. They nearly tripped by a human head. All the example are created atmosphere of fear due to the explosion। कहने का मतलब है कि विस्फोट से होने वाले वातावरण में जो डर का माहौल था वो किन लाइनों से पता चला कि हर जगह उनके आसपास की जो इमारतें थी वो मलबे में ढह चुकी थी, गिर चुकी थी, और मलबा में भरा हुआ था हर जगह, मलबा ही मलबा, जो ईंटों का टुकड़ा और बिल्डिंग का जो मलबा होता है वो। साथ ही बताया गया है कि हर जगह खून ही खून था, लोग जख्मी थे। उन्होंने एक इंसान का सिर भी देखा जो वहीं पर सड़क पर उन्हें देखने को मिला था। पैसेज 3, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज डेड, व्हाट हैड किल्ड हिम। यहाँ पर कौन मरा था और उसे किसने मारा था। द ह्यूमन बीइंग ऑन whose head the narrator and his wife tripped and nearly fell, a gate had fallen on him and crushed him। कि उस इंसान के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो इंसान मरा हुआ है जिससे नरेटर और उसकी वाइफ टकराए थे और लगभग वो गिरने ही वाले थे। शायद कोई गेट उस पर गिरा था जिसने उसे कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रेंज थिंग दैट हैपन एज स्टेट in the extract। Answer is a house was standing like a pack of cards tilted and collapsed. They swill dust give rise to fire that was spread by the wind। एक घर था जो वहाँ पर सीधा खड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कार्ड्स का एक ढेर हो, फिर वो झुका और ढह गया। साथ ही उसके ढहते ही धूल हर जगह फैल गई थी, जैसे कि आग फैल जाती है, और साथ ही आग भी फैली वहाँ पर हवा चलने की वजह से आग हर तरफ फैल गई थी। इमीडिएटली आफ्टर द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिसीजन डज द नरेटर मेक। इस एक्सट्रैक्ट के बाद अचानक नरेटर ने क्या डिसीजन लिया, क्या फैसला लिया। द नरेटर मेक द डिसीजन टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर द हेल्प एंड आल्सो टू एड द हॉस्पिटल स्टाफ। व्हेन ही कुड नॉट गेट अप ही आस्क्ड हिज वाइफ टू गो अलोन एंड सीक हेल्प। यहाँ पे डब्लू, यहाँ पे वाइफ है, डब्लू की जगह वाइफ लिख लेना। कि नरेटर ने फैसला लिया कि उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना चाहिए मदद के लिए, और साथ ही उसे हॉस्पिटल में स्टाफ की मदद भी करनी है, और क्योंकि वो इस हालत में नहीं था जाने के लिए तो उसने अपनी वाइफ से आगे बढ़ने को कहा अकेले ही। वाई कुड नॉट द नरेटर एंड हिज स्टाफ एट द हॉस्पिटल। द नरेटर हिमसेल्फ कंडीशन इज हॉरिफाइड, ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, हिज लेग्स गेव वे एंड ही वॉज फोर्स्ड टू सिट ऑन द ग्राउंड। कि नरेटर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई कुड द नरेटर एड हिज स्टाफ एट दी हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में अपने स्टाफ की मदद कैसे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नरेटर की कंडीशन खुद ही बड़ी ही भयानक थी। वो उसके शरीर से खून बह रहा था, उसके पैर भी जवाब दे चुके थे, और वो उसे अब मजबूरन ज़मीन पर बैठना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट फिजिकल इनकन्वीनियंस डिड द नरेटर सफ़र आफ्टर द इंसिडेंट रिफर्ड इन द एक्सट्रैक्ट। फिजिकल के बारे में बताया, मतलब शारीरिक क्या क्या परेशानी हुई में। द नरेटर कुड नॉट वॉक ड्यू टू द इंजरीज इन हिज थाई फोर्सिंग देम टू सिट ऑन द ग्राउंड इन एग्जॉस्टेड। कि नरेटर जख्मी होने की वजह से, क्योंकि उसके पैर जख्मी था इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल पा रहा था, उसे थक हार कर ज़मीन पर बैठना पड़ा। दे वेयर थर्स्टी बट लैक वाटर ड्यू टू स्मोक एंड डस्ट दे फेल शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। यहाँ पर उन्हें प्यास भी लग रही थी लेकिन पानी की कमी थी। धूल और धुआं हर जगह था जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। डिस्पाइट बीइंग नेक दे फोकस वाज सर्वाइवल नॉट सेम। क्योंकि वो इसके विपरीत वो
नेक्ड थे, मतलब नंगे थे, और फिर भी उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आ रही थी, मतलब उन्हें शर्म महसूस नहीं हो रही थी, उन्हें सिर्फ अपनी इस समय जान बचानी थी। नेक्स्ट है पैसे नंबर 4, वाई वॉज द ब्रीथ ऑफ द स्पीकर शॉर्ट? आंसर इज दे वेयर बैडली इंजर्ड एंड ब्लीडिंग profusely woke in order to get help make them tired, therefore they feel short of breath. The Japanese withstood the calamity and with their indomitable spirit and hard work rose up bit by bit strength to revive and gradually rebuild their shattered city and their world. मतलब क्या है कि जो स्पीकर हैं वो बहुत ज़्यादा जख्मी थे, बहुत ज़्यादा जख्मी और बहुत ज़्यादा थकने की वजह से वो उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद आराम करने के बाद उन्हें जान में जान आई और फिर से वो अपने सफ़र पर तैयार हो गए। नेक्स्ट है द नरेटर वॉज कॉन्शियस दैट ही वॉज नेक, हु हेल्प हिम, हाउ डिड ही ऑफर हेल्प द नरेटर टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस? यहाँ पर जो नरेटर था वो नेक्ड था, मतलब नग्न शरीर में था, फिर भी किसने उसकी मदद की और कैसे नरेटर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद की? यहाँ पे है आंसर, अ सोल्जर हेल्प हिम, ही गेव द टावल ही हैड ऑन हिज नेक टू द नरेटर, दिस एक्ट सिंपलाइज द सोल्जर विलिंगनेस टू गिव व्हाट ही हैड टू हेल्प अनदर, so in case basic human goodness, the gesture provided the narrator that with a sense of care and support, boosting his self confidence amid the distressing situation. यहाँ पर एक सोल्जर ने उनकी मदद की थी, सोल्जर ने अपने गले से टावल को निकालकर नरेटर को दिया। यहाँ पर हमें सोल्जर की अच्छाई के बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से ऐसे हालातों में दूसरे लोगों के बारे में दूसरे लोगों की मदद कर रहा है। यही तो एक असली इंसानियत की निशानी है। साथ ही इस तरीके से सोल्जर की द्वारा की गई नरेटर की ये मदद उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देती है। What did he send Yako Chen alone in the hospital? How did he justify to let his wife go alone to the hospital? Answer is, realizing his leg were stiff from the dried blood and burned, the narrator found himself unable to walk. In a justified decision, he sent his wife alone to seek help as they had no other option at the time. His physical condition and the urgency of the situation led the difficult choice, emphasize the dire circumstances they face. मतलब कि नरेटर को महसूस हो गया कि उसका जो ब्लड है वो सूख चुका है, जहाँ पर उसे मतलब जो ब्लड है वो सूख रहा है और उसे जलन भी महसूस हो रही थी। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे मुश्किल हालातों में अपनी वाइफ को ही उसने अकेले जाने के लिए सही समझा। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए अपनी वाइफ को ऐसी मुश्किल हालातों में उन्होंने आगे भेजा। What did the narrator feel when Yakusen left for the hospital? याकुसेन के जाने के बाद नरेटर को कैसा महसूस हुआ? द नरेटर फील लोनली व्हेन याकुसेन लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल, हिज माइंड वाज वर्किंग बट हिज बॉडी कुड नॉट कीप इन स्पीड। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि नरेटर जब याकुसेन वहाँ से चली गई तो नरेटर को अकेलापन महसूस हुआ। उसका दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन उसकी जो शरीर है उसने जवाब दे दिया था। Next, the powerful nation like the United States of America caused destruction and suffering our common people to display their power, isolated their enemies. Nobody comes to rescue the vanquished. मतलब कि एक पावरफुल नेशन जैसे जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, उसने इतनी तबाही मचाई, कुछ कॉमन लोगों को, निर्दोष लोगों को इतने ऐसे मतलब इतना बुरा सफ़र कराया, इतने बुरा नुकसान पहुंचाया कि और साथ ही कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। अरे डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द पीपल हुम द नरेटर सो। उन लोगों के पहनावे के बारे में बताइए जिन्हें नरेटर ने देखा। इन द एक्सट्रैक्ट द पीपल दैट द नरेटर सो अपीयर एज silhouettes of humans resembling ghosts or scarecrow. They were like zombies with outstretched arms and despite being naked they exhibited no shame. मतलब इसमें हमने देखा कि जो लोग, नरेटर ने देखा कि जो लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़े जा रहे थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि कोई गोश्त हो, मतलब भूत हो, या फिर कोई स्केयर क्रो हो जो खेतों में पक्षियों को उड़ाने के लिए काम आती हैं।
ये बिल्कुल जोम्बिस की तरह लग रहे थे, जिनके हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे और ये नग्न नेक्ड होकर आगे बढ़े जा रहे थे बिना किसी शर्म के। पैसेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय शैडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल? आंसर इज they look like silhouettes against the grey background. Bombing caused destruction and building collapse. Just was everywhere. Second line. Explain brief the horrifying effect of bombing on the people as he described in the extract. Answer is the bombing has a horrifying effect on the people, evident as they were like zombies with outstretched arms, hands dangling, and cell-soaked expression. The traumatized crowd moved in silence, collective walking toward the hospital, portraying the overwhelming impact of the event of the physical, emotionally well-being. कि जो बॉम्बिंग हुई थी, जो तबाही हुई थी, उससे लोगों पर बहुत ज़्यादा भयानक प्रभाव पड़ा। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि कोई ज़ॉम्बीज़ अपने हाथों को आगे खोलकर आगे बढ़े जा रहे हो। ये पूरी तरीके से शॉक्ड में थे, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि वो बड़े ही शोक में पड़े हुए हों। ठीक है, मतलब हैरानी है उन्हें, सदमा लगा है, सॉरी, शोक मतलब सदमा लगा हो। ये बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़े जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, भीड़ की तरह, मतलब भीड़ बनाकर आगे बढ़े जा रहे थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें फिजिकली साथ ही इमोशनली दोनों तरीके से नुकसान पहुंचा है। व्हाट कॉज द पेन एज द विक्टिम ऑफ द बॉम्बिंग मूव्ड? Answer is they were burned badly. Any movement was painful, especially when they touched flesh. Narrator could not walk as he was breathless and bleeding. His wife was pale due to loss of blood. Both were completely exhausted. यहाँ बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा जले हुए थे, मतलब उनका शरीर बहुत बुरी तरीके से जला हुआ था। किसी भी तरीके से अगर उनका फ्लैश, उनका मांस अब उन्हीं की शरीर से टकराता तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता रगड़ने से। नरेटर इसलिए नहीं चल पा रहे थे क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे और थक चुके थे, उनके शरीर से खून निकल रहा था, उनकी वाइफ के शरीर से भी खून निकल रहा था और वो पीली पड़ चुकी थी और दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फियर्ड द चेफ फ्लैश अगेंस्ट द फ्लैश अगेंस्ट, मतलब इसका कहने का मतलब है ए का कि अगर आपका जले हुए शरीर, अगर जला हुआ जो स्किन है, अगर वो दोबारा से आपकी स्किन से टकराती है, रगड़ने से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। सेकंड है सफल इन अ ब्लैंक परेड, इसका मतलब है एक ही सीधी लाइन में बिना एक दूसरे को टच किए एक ही डायरेक्शन में बिना कुछ बोले चलते रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ फियर, पैनिक एंड हॉरिंग इन द पोएम? मतलब यहाँ पे पोएट ने कुछ वर्ड्स का यूज़ किया है जिनकी वजह से पोएम जो एटमोसफियर, वातावरण, वो बड़ा ही डरावना है। ठीक है, मतलब डरावना और भयानक है। तो यहाँ पर हमें वो वर्ड्स लिखे हुए हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो सीन है वो बड़ा ही डरावना भयानक है। नेक्स्ट है पैसेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, हु आर दे रिफर इन द एक्सट्रैक्ट? यहाँ पर दे किसके लिए रिफर हुआ है? आंसर इज इन द एक्सट्रैक्ट दे रिफर्स टू अ वुमेन एंड अ चाइल्ड हु वाज सीन नेक्ड। यहाँ पर दे रिफर किया है एक वुमेन और एक चाइल्ड को जो कि नेक्ड है। द नरेटर डाउट वेदर दे हैड कम बैक फ्रॉम द बाथ एज दे वेयर एब्सोल्युटली नेक्ड एफ इज दे हैड जस्ट हैड अ बाथ। ये नरेटर को ये डाउट है कि इसका शायद ये बात कर गया, नहा कर ही अब ये भी बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल देखने में ऐसा ही लग रहा था कि क्योंकि वो दोनों नेक्ड थे। द पोएम ऑफ्टन रिफर्स टू द नेकनेस ऑफ द बॉडी। आंसर इज, इसमें डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं, बिसाइड द बॉम्ब एक्सप्लोजन द फोर्स एंड डिसीजन दैट लेड to the war can be held responsible for the stripping the victims of their clothes and human dignity. The brutality of war and the decision of leader and the machinery conflict all the contribution of dehumanization and suffering of innocent civilization. कहने का मतलब है कि शायद बम की वजह से ही नहीं बल्कि जो लीडर्स हैं उनके फैसलों की वजह से और इस युद्ध की वजह से मासूम लोगों को सफ़र करना पड़ा। What is the mean by silence was common to all? Answer is, silence was common to us all means that despite the immense pain, shock, trauma, the survivors were speechless. They could be due to the inability to comprehend the enormity of disaster or their loss of hope and despair.
Describe the physical and psychological suffering shown in the extract. Answer is the people were stripped of their clothes due to the bombing of atom bomb. They were badly injured, bleeding physically. Psychologically suffering of the people was they could not utter a word of anguish. They were silent, were marching like a hospital to the hospital like zombies. यहाँ पर फिजिकली और साइकोलॉजिकली बात की गई है। तो फिजिकली उनके कपड़े जल चुके थे एटम बॉम्ब की वजह से, बहुत ज़्यादा जख्मी थे, खून बह रहा था। साइकोलॉजिकली सफरिंग बताया गया है कि सभी लोग सोग में थे, सदमा लग गया था सबके, मतलब पड़ा था, कोई भी बोल नहीं रहा था और सभी ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रहे थे। वाट वॉज अपील्ड टू यू इन द पोएम। इस पोएम में आपको किस चीज़ ने आकर्षित किया? गिव टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बताइए। आंसर इज द सफरिंग ऑफ द पीपल इज ड्रेडफुल, दे आर सो मच इंजर्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड साइड दैट इट्स साइलेंस एवरीवेयर, द फोर्सिबल silence of the people and their suffering are really appealed due to the war. Another, the doctor is injured condition through of helping his staff, which is great example of humanity. मतलब यहाँ पर मैंने दो लिखे हुए हैं आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर ओपिनियन, मतलब कि आप अपने ओपिनियन से दूसरे आंसर भी लिख सकते हैं कि क्या कौन सी चीज़ है जिसने आपका ध्यान इस पोएम में खींचा। तो हमारा ध्यान यहाँ पर एक तो ये कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, उनके दर्द की वजह से उनकी जो आवाज़ है वो भी नहीं निकल पा रही थी। इससे पता चलता है कि वो आउटसाइड ही नहीं इनसाइड दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा जख्मी हुए थे। साथ ही यहाँ पर देखा गया कि एक डॉक्टर जिसकी खुद की हालत ख़राब थी फिर भी वो अपने स्टाफ, अपने साथी डॉक्टरों की मदद करने के लिए तैयार था। इसे हमें इंसानियत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।